सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा कंटिन्यूशन चल रहा था सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस का, उसके अंदर कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, बस मैं इसको डाल अलग लग रहा हूँ जी। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जो है यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, इसके ऊपर जो हम यहाँ पर आज का डिस्कशन जारी रखते हैं। देखो जी, कह रहा है द मेन एम ऑफ द एक्ट इज़ टू मेंटेन सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़ टू द कंज्यूमर एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अनस्क्रप्शनस ट्रेडर्स। वही चीज़ हो गई घुमा फिरा के। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट नाम से ही एक्ट के समझ आ रहा है कि इसका काम ये है कि जो सप्लाई जो है और प्रोडक्शन की जो सप्लाई मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है मटेरियल, उसकी जो सप्लाई है उससे कुछ ऐसा हेर फेर ना करके कंज्यूमर को ना लूट लिया जाए। एसेंशियल कमोडिटीज़ है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं अपने क्या कहते हैं कंज्यूमर के लिए। सॉरी अरे आई सुपर पाइल था एक हाथ से कर रहा था। तो चलो, द एक्ट इटसेल्फ एंटेल्स टू एन एरा ऑफ फूड स्कैरसिटी वेयर सून after the independence India was amongst the largest importer of the food grains in the world and a ship mouth situation prevailed during the 1950-70। तो अपने इसके इंडिपेंडेंस के बाद जो इतनी बुरी हालत हो गई कि भैया फूड स्कैरसिटी हो गई और हमारे यहाँ पर खाना बन ही नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, भूखमरी फैल रही है पूरी हर जगह पर, तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ा था। अब भैया हम इंपोर्ट ज़्यादा कराएंगे, ऑब्वियसली हमें नुकसान है क्योंकि हमें दूसरे का माल हम खरीद रहे हैं, उसका खजाना भर रहा है, हमारा खजाना लुट रहा है। So deceitful dealers often replaced good supplies received from the FCI मतलब Food Corporation of India with inferior stocks and sell FCI stock in the black market। पता क्या करते थे जो उस टाइम पर, ये पुरानी बात बता रहा है अभी तो नहीं, जो डिसीटफुल जो गद्दार झूठे जो डीलर्स होते थे ना, तो वो क्या करते थे कि जो असली माल आ रहा है FCI का मतलब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बढ़िया क्वालिटी का माल आ रहा है, उसे हटाकर ना अपनी घटिया क्वालिटी का माल रख देते थे उसमें, और घटिया क्वालिटी का जो है माल यहाँ पर बेचते थे, और जो बढ़िया क्वालिटी का माल था वो ब्लैक मार्केट में बेचते थे कि जैसे 10 रुपये किलो आलू चल रहा और घटिया से करके 10 रुपये भी बेच दिया और उनका बढ़िया माल जो है अपने पास रख लिया और उसे 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये किलो में बेच रहे हैं कि देखो बाप बढ़िया आलू है। वो आया नॉर्मल उसके लिए था लेकिन पीछे से अपना स्टॉक चेंज करके कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन 29 एंड 47 मतलब 29 एंड 47 रिपोर्ट होर्डिंग प्रॉफिटिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है जी। सो 29 और 47 लॉ कमीशन के अंदर ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर निकाल ली, पता ये चल रहा है। मार्केटिंग एसेंशियल कमोडिटीज इज वन ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज इन इंडिया, ठीक है जी। सो द टर्म होर्डिंग इंक्लूड द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड होल्डिंग रिसोर्सेज टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी thus reducing the supply to increase the price so that they can be sold to consumer for the profit। अब जिनको जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ क्या है, कह रहा है यहाँ पर जो है वो ऐसे डबल टैप कर करके 10-20 सेकंड आगे चले जाओ। देखो कुछ नहीं कह रहा, होर्डिंग के अंदर ये होता है, इकोनॉमिक का एक बेसिक फंडा ये है कि तुम सप्लाई जो है ना कम कर दो, आर्टिफिशियल डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी उसकी और उस वजह से प्राइस अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब आप लोग कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? देखो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज के टाइम पर मेरे पास हज़ारों लाखों पीस पड़े हैं इस फ़ोन के जी, ले जाओ, आप कहोगे अच्छा हज़ारों लाखों पड़े, इसका मतलब बिक नहीं रहा तेरा, ना जी ना, 100 रुपये का नहीं 90 रुपये में लूँगा ये फ़ोन, आपका यही नेचर होगा। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा माल पड़ा हुआ है आपको लगेगा इसका बिक ही नहीं रहा साढ़े का, चलो 90 रुपये में लो, इसको 100 रुपये को दे। वहीं पर मैंने क्या करा, हज़ारों लाखों का माल अभी भी पड़ा मेरे पे, मैंने उसे निकाल के ना 100 पीस रख दिए, ठीक है। आपको लगा यार तेरी दुकान तो खाली हो गई, मैं कहूँगा जी सारे बिक गए, घंटे के बिके हैं, पीछे पड़े हैं सारे, लेकिन फेक मैंने दिखा दिया, सप्लाई को रिड्यूस करके फेक डिमांड। आपको अरे बिक गए यार, इसका मतलब माल बढ़िया है यार, फिर मैं कहूँगा 100 नहीं जी 120 का बेचो, अच्छा 120 नहीं यार 110 में दे दे यार, आप 110 में भी ले जाओगे, ठीक है जी। इसको यूँ समझो, होर्डिंग का मतलब यही है कि आर्टिफिशियल सप्लाई को कम करके ना डिमांड बढ़ा दोगे, और डिमांड जब बढ़ जाएगी 100 का पीस 120 में बेचूंगा, 110 में बेचूंगा, मैं जो भी एग्जांपल मैंने दिया उसे समझ लो। सो इन ऑर्डर टू कर्ब इट द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, जिसको हम PBMSEC, बड़े लंबे छोटे नाम है इसके, एक्ट 1980 was also enacted to provide detention in certain cases for the purpose of prevention of black marketing and maintenance of the supplies of। तो ये जो एक्ट इन्होंने बना दिया इन सब काम के लिए, कम्युनिटी एसेंशियल कम्युनिटी, तो वही चीज़ हो गई, ये जो है इन्होंने एक्ट बना दिया। अब देखते हैं कितना सफल हुआ ये एक्ट, नहीं हुआ वो जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 के अंदर क्या हुआ,
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं, कंटिन्यूशन में चल रही वीडियो। इन 1939 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड सर्टेन रूल्स टू control the production, supply and distribution of certain commodities under the Defence of India Act, which ceased to have force in September 1946। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की यहाँ पर लिस्ट निकाली थी जो डिफेंस के रिलेटेड थे, और उन्होंने कहा था कि इसको जो है यहाँ पर तुम प्रोडक्शन सप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन बाद में वो रुक गया। It was power considered necessary that the control in respect of certain commodities essential for human beings should continue in the interest of the general public। अब इसके अंदर यही बताया गया कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत नेसेसरी है, खाने में आलू प्याज दाल वगैरह चलती है, तो बहुत ज़रूरी है यार। अगर इसमें ये सब कांड होने लगे कि सब आर्टिफिशियल सप्लाई करके डिमांड बढ़ा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे तो यार हर कोई अफोर्ड कर नहीं पाएगा, इससे तो लोग मर जाएंगे। तो उस केस में देयरफॉर द एसेंशियल सप्लाईज, मतलब कि टेम्पररी पावर थी, एसेंशियल सप्लाईज ऑर्डिनेंस 18 of the 1948 was promulgated by which certain provisions of the Defence of India rules continue to have in force। तो जो पहले जो रुक गए थे certain डिफेंस के कुछ प्रोडक्ट्स थे, उनको यहाँ पर कंटिन्यू करते कि चलो जी इसको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर डाल दो, और इसमें जो है तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब उसमें एक सीलिंग लिमिट लग जाती कि इस रेट से ऊपर तुम ना बेच सकते हो ना ले सकते हो, ऐसा कुछ होता है। देखते क्या है आगे वो। दिस ऑर्डिनेंस वॉज सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय एन प्रेजेंट एक्ट, नेमली द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1955। तो वो एक्ट जो वहाँ पर डिफेंस में लगा हुआ था, उसी को जो है यहाँ पर आज के टाइम में चल रहा है, कंटिन्यूशन में उसको नाम चेंज कर दिया है। ये है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1955। 1955 1 अप्रैल से जो है एक्ट हमारा लग गया यहाँ पर। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट क्या है जी? कह रहा है इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स इन सर्टेन, मतलब कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स को कंट्रोल करना, ये जो है जनरल पब्लिक के हित में, फ़ायदे में ये एक्ट जो है यहाँ पर बातचीत करेगा। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड इंटेंट ऑफ द एक्ट इज टू सर्व इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबिलिटी एट द फेयर प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। मैंने कहा ना, इसके अंदर कुछ एक सीलिंग लिमिट सी लगा देते हैं वो, कि आलू जो है 20 रुपये से ऊपर बिक ही नहीं सकता जी, ये तो बहुत एसेंशियल चीज़ है, तो हर कोई खाएगा। दाल जो है इससे ऊपर नहीं जा सकती, ऐसा कुछ सीन होता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट डेफिनीशन, पहला डेफिनीशन आती है कलेक्टर की, सेक्शन 2 के आई का ए, ठीक है जी। सेक्शन 2 के ब्रैकेट में ए के फिर ब्रैकेट में आई, और सॉरी आई का ए, उल्टा बोल गया, 2 के आई का ए। कलेक्टर इंक्लूड्स एन एडिशनल कलेक्टर एंड सच अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब डिवीजन ऑफिसर एज मे बी अथोराइज टू परफॉर्म द, क्या फंक्शन है जी इसका? फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द पावर ऑफ द कलेक्टर अंडर दिस एक्ट। तो इसके अंदर सब डिवीजन वगैरह सारा जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, उसके नीचे नहीं हो सकता वो, एटलीस्ट सब डिवीजन लेवल का तो वो होना चाहिए जी, ठीक है। 1 मिनट रुकना बस। चलो जी, हाँ, एसेंशियल कमोडिटीज सेक्शन 2 का ए का कह रहा है इट मीन्स दी कमोडिटी स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल द सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंड टू टाइम टू टाइम। हाँ, एसेंशियल कमोडिटीज़ का एज पर दी शेड्यूल है सेक्शन 2A इसके अंदर, ठीक है जी। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। 8 मिनट की बनी है वीडियो, चलो जी कंटिन्यू रखते हैं। सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का क्या कह रहा है? पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है इसके अंदर कंट्रोल करने की, वो जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉलोइंग 2 बोर्ड्स पावर। 2 हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर बोर्ड पावर आ जाती है। पहली, नोटिफाइंग एसेंशियल कमोडिटीज एंड एडिंग और रिमूविंग कमोडिटीज फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ द एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो चीज़ों को कौन सी चीज़ें जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आएंगी, या फिर ये चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है एसेंशियल कमोडिटी के अंदर, तो उसको हटा दे। ये पहली पावर हो गई जी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी पावर टू इशू ऑर्डर, सेक्शन 3 का 1 जो है कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग बीन वेस्टेड विद द पावर कैन इशू ऑर्डर प्रोवाइडिंग फॉर रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स इन देयर इन। मतलब मोटे मोटे तौर पे इसमें यही 2 ब्रॉड पावर ये हो गई हैं कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बात तो ये कर सकती है कि इस प्रोडक्ट को हम एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर डाल रहे हैं या इसको निकाल रहे हैं, ये पहली पावर होगी जी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी पावर ये होगी कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए उसकी प्रोडक्शन में, मतलब ये चीज़ तुम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आप, या फिर ये चीज़ इतने क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हो सकती है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। या फिर जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको जो है कंट्रोल करना।
अब इसके अंदर कुछ है कंट्रोल ऑर्डर्स। ये क्या है जी, कह रहा है ब्रिंगिंग अंडर कल्टिवेशन एनी वेस्ट और अरेबल लैंड, जो भी वेस्ट वगैरह हो गई वो उसको कल्टिवेशन में लाओ, दोबारा उपजाऊ बनाओ उसे। फॉर रेगुलेटिंग बाय लाइसेंसिंग परमिटिंग और अदरवाइज, कुछ ऐसे लाइसेंस का सीन बना दो इसके अंदर जिसमें हर कोई आरा गहरा तो घर नहीं आए के काम कर सकता। ठीक है जी, मतलब अब क्या लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, भैया लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर तुम्हें आलू प्याज दाल बनाने, जो भी असेंशियल के अंदर आ जाता है। द स्टोरेज ट्रांसपोर्ट डिस्पोजल और यूज़ ऑफ कंजम्पशन एनी असेंशियल कमोडिटी, ये सारी चीज़ें। अब ये हुआ क्या था इसमें बीच में जैसे कोविड आया था तो उसके अंदर सैनिटाइज़र बड़े ब्लैक में बिक रहे, वो 10-10, 5-5 हज़ार के दे रहे, इतने महंगे। उसको गवर्नमेंट ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर कर दिया कि भैया इससे महंगा जो है तुम नहीं बेच सकते। हाँ, वो स्लैब्स बांट दी कि इतना एल्कोहल हो उसके अंदर, तो इतने में इतना इतना हो, आइसोप्रोपाइल हो, इथेनॉल हो, ये हो, फलाना ढिमकाना, वो एक अलग सीन है, बट उसको डाल दिया ताकि ब्लैक मार्केटिंग जो है इसके अंदर ना हो पाए। तीसरा पॉइंट आ जाता है फॉर द ग्रांट और इशू ऑफ लाइसेंस परमिट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स द चार्जिंग फीस अदर कंडीशन, ये सब सेट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब कंट्रोल ऑर्डर इशू कर सकती है गवर्नमेंट। फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस एट विच द एसेंशियल कमोडिटी में बी ब्रॉट एंड सोल्ड, वही चीज़ हो गई जी। एंट्री सर्च एग्जामिन सीजर, हाँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसके पास पावर है कि किसी भी प्रेमिसेस, एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल, किसी अंदर भी घुस के छानबीन कर सकते हैं। एनी पैकेजेस, कवरिंग्स और रिसेप्टिकल इन विच सच आर्टिकल्स आर फाउंड ऑफ एनी एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल और अदर कन्वेंस और एनिमल यूज्ड इन कैरिंग सच आर्टिकल, ये सब भी जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। छठा पॉइंट आ जाता है स्टॉक लिमिट्स और कोटा, मतलब लेवी कंट्रोल कोटा रिजाइम, सेक्शन 3 का 2 का F है। ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू एन ऑर्डर विच मे रिक्वायर एनी पर्सन होल्डिंग इन एनी स्टॉक और एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और इन द बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें, टू सेल द होल और स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द क्वांटिटी हेल्ड इन द स्टॉक और प्रोड्यूस्ड और रिसीव्ड बाय हिम, इसका पूरा ब्यौरा रखेगी वो। टू सेल द होल और स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ सच कमोडिटी व्हेन प्रोड्यूस्ड और रिसीव्ड बाय हिम, इसका ब्यौरा रखेगी। ठीक है जी। प्राइस कंट्रोल, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसको जो है बाद में बनाएंगे जी। ठीक है जी। प्राइस कंट्रोल देखता हूँ कंटिन्यू रखता हूँ या नहीं, तो चलिए जी यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं इससे करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उसी उसको जो है मैं इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आप रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के भैया देख लेकर आप मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जो लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मैं एक बार अपना यूजर नेम जो है यहाँ पर कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUI। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मेरे साथ डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं लाइव, तो उस केस में मतलब आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी का। ठीक है जी। उस ऐप को इंस्टॉल करें, वहाँ पर मेरा नाम डालिए प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए BBLLB ज्ञान, मैं जो है वहाँ पर आ जाऊँगा। आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है वो भी लाइव बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए जी यही था इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बहुत ही बड़े, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे क्या मिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है। उससे फ़ायदा ये होगा ऑल पे करने के बाद कि जब जैसे मैं कोई भी जो वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया इसने जो है ये वीडियो अपलोड कर दी है इस सब्जेक्ट की, तो ये जो है मुझे जरूर से देखनी है। उस टाइम पर टाइम ना हो, वॉच लेटर में डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर BBLLB, प्लीज साइन गॉड बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। देखता हूँ कंटिन्यू करता हूँ वीडियो के नहीं, लेट्स सी।